दोस्तों नमस्कार, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। यदि आप लोग क्लास 12 बायोलॉजी स्टूडेंट हैं और 2025 में एग्जाम देने वाले हैं तो ये सीरीज आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि यदि आप लोग हमारे चैनल के साथ रेगुलर जुड़े हुए हैं तो आपको पता होगा कि हमारे यूट्यूब चैनल पर क्लास 12 बायोलॉजी की पूरी किताब से आपके जितने भी इंपॉर्टेंट बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं पूरी किताब में सारे मैंने करवा दिए हैं। उसे आप प्लेलिस्ट में जाकर के चेक कर सकते हो। उसके आप क्लास 12 बायोलॉजी की पूरी किताब से आपके जितने भी इंपॉर्टेंट अति लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं उनको भी मैंने पूरा करवा दिया। लगभग 80 से 85 प्रश्न थे, उसे भी आप लोग जाकर के प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हो। अब हम लोग क्लास 12 बायोलॉजी की पूरी किताब में आपके जितने भी इंपॉर्टेंट 2 और 3 नंबर वाले जो क्वेश्चन होते हैं उनको भी यहाँ पर करवा रहे हैं। हर एक क्वेश्चन को करवाने के साथ में उसका आंसर भी मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको अपने बोर्ड परीक्षा की कॉपी में क्या लिखना है, कैसे लिखना है, कितना लिखना है, सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ। तो वीडियो आप सभी लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये आपका जो पार्ट रहने वाला पार्ट नंबर 3 रहने वाला है, यानी कि इससे पहले हम लोग 2 पार्ट कर चुके हैं। क्लास 12 बायोलॉजी की पूरी किताब से आपको जो 2 और 3 नंबर वाले जो क्वेश्चन होते हैं इसमें हम लोग ऑलरेडी 2 पार्ट कर चुके हैं। आज आपका ये तीसरा पार्ट रहने वाला है और जैसे ही हमारा ये आपका सीरीज समाप्त हो जाएगा उसके बाद हम लोग क्लास 12 बायोलॉजी की पूरी किताब में आपके जितने भी इंपॉर्टेंट आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होते हैं 15 से 20 होते हैं लगभग, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, उन प्रश्नों को भी हम लोग स्टार्ट कर देंगे। तो इसीलिए आप वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, फिर हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और क्लास 12 बायोलॉजी की पूरी किताब में आपको जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लघु उत्तरीय प्रश्न यानी कि जो आपके बोर्ड परीक्षा में 2 और 3 नंबर के लिए आते हैं उन प्रश्नों का जो आपका तीसरा पार्ट रहने वाला है उसमें हम लोग जो प्रश्न करने वाले हैं उसको देखना शुरू कर देते हैं। उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही में यदि आपको इस प्रकार से नोट्स वगैरह चाहिए तो आप लोग हमारा टॉपर ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका चार्ज रखा गया 499, जिसमें आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों सब्जेक्ट के नोट्स और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर दिए जाते हैं। जिसको भी ज्वाइन करना होगा वही लोग इस नंबर पे व्हाट्सएप पर मैसेज करेंगे। नंबर क्या हो जाता है 9793944081। इस नंबर पे आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करोगे तो आपको वहाँ पर सारी जानकारी मिल जाएगी। तो चलिए अब हम लोग अपनी वीडियो की बात कर लेते हैं। तो ये वीडियो आप सभी लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और सीरीज ही आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए क्लास 12 बायोलॉजी की पूरी किताब से आपको जो इंपॉर्टेंट आपके लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं उन प्रश्नों की सीरीज में आपका जो तीसरा पार्ट हो जाता है उसके जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है उनको लेकर के आ जाते हैं। तो इस पेज को यहाँ पर मैं हटा देता हूँ और आज के जो हमारे इंपॉर्टेंट प्रश्न है उनको हम लोग देखना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पर जो आपका पहला इंपॉर्टेंट प्रश्न इसमें आपका हो जाता है कि अपरा की परिभाषा दीजिए तथा इसके 2 कार्य लिखिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका ये होता है अपरा वाला। इसको आप बिल्कुल भी स्किप मत करिए क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अपरा आपका बोर्ड परीक्षा में 2 नंबर में आ सकता है, 1 नंबर में आ सकता है और साथ ही में आपकी बोर्ड परीक्षा में 3 नंबर में भी आ सकता है। तो इसीलिए आप लोग इस क्वेश्चन को जरूर अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। मैं यहाँ पर लाइन खींच देता हूँ क्योंकि क्वेश्चन आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसको आप लोग बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपका ये होता है। तो क्वेश्चन आपका है कि अपरा की परिभाषा दीजिए तथा इसके 2 कार्य लिखिए। सबसे पहले आप लोग हेडिंग लगा दोगे इस प्रकार से अपरा और फिर उसका आंसर लिखोगे। और यहाँ पर आप लोग देख भी सकते हो कि क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है और कितनी बार आपकी बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन आया हुआ है। तो क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और लगभग 10 से 12 बार आपकी बोर्ड परीक्षा में लगातार आ रहा है। तो इसका आंसर आप बताएंगे अपरा का कि अपरा जो आपका होता है वह संरचना होती है जिसके द्वारा जरायुज स्तनधारियों का विकासशील भ्रूण जो होता है या फिर हम उसको गर्भ बोल सकते हैं, मात्रक गर्भाशयी रुधिर से अपना पोषण प्रदान करने का कार्य करता है। यानी कि जो अपरा होता है वह एक ऐसी संरचना है जो कि जरायुज स्तनधारियों का जो भ्रूण होता है यानी कि जो पेट में उसके पल रहा बच्चा होता है, गर्भ होता है, वो आपका जो माता होती है माता के रुधिर से अपना पोषण प्रदान करता है, यानी कि उसकी माता के रुधिर से अपना भोजन प्राप्त करता है। उस संरचना को ही हम लोग अपरा बोलते हैं। अपरा को हम लोग इसे बोलते हैं प्लासेंटा। काफी इंपॉर्टेंट है अपरा और प्लासेंटा, इसको याद कर लीजिएगा अच्छे तरीके से। तो अपरा की परिभाषा आपको समझ में आ ही गई होगी। अपरा के कार्य को भी आइए समझ लेते हैं। तो अपरा के कार्य भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपका आ सकता है अलग से, तो आप लोग इसको याद रखेंगे कि अपरा के क्या कार्य हैं। तो अपरा के कार्य में सबसे पहला कार्य बताओगे कि अपरा के द्वारा विकसित होते भ्रूण को पोषण एवं ऑक्सीजन प्राप्त होती है, यानी कि जो अपरा के द्वारा ही विकसित हो रहे जो आपका भ्रूण होता है उसको पोषण प्राप्त होता है और साथ ही में ऑक्सीजन भी अपरा के माध्यम से ही भ्रूण को प्राप्त होता है। दूसरा पॉइंट आपका इसमें इंपॉर्टेंट जो कि आपका होता है कि अपरा जो आपका होता है, अपरा द्वारा स्रावित हार्मोन गर्भावस्था बनाए रखने और शिशु जन्म में सहायता करते हैं। यानी कि अपरा के द्वारा कुछ हार्मोन स्रावित होते हैं जो कि गर्भावस्था को बनाए रखने में और साथ ही में शिशु के जन्म में भी सहायता प्रदान करते हैं। तो इस प्रकार से ये पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट आपका इसमें हो जाता है कि अपरा द्वारा उत्सर्जी पदार्थ भ्रूण के रुधिर से विसरण द्वारा माता के रुधिर में चले जाते हैं। यानी कि जो उत्सर्जी पदार्थ होते हैं जिनका वेस्ट पदार्थ जो होते हैं वो पदार्थ जो आपके होते हैं भ्रूण के
जो रुधिर होता है उससे विषण होकर के माता के रुधिर में चले जाते हैं और फिर वहां पर बाहर में निकल जाते हैं। तो इस प्रकार से आपको समझना है कि अपरा कितना इंपॉर्टेंट है और अपरा की परिभाषा और साथ ही में अपरा के कार्य बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। इन दोनों चीजों को आप लोग तैयार कर लीजिएगा, अच्छे तरीके से नोट करो और आज के आज ही तैयार कर लो। जितने लोग भी इसको आज तैयार करने वाले अभी के अभी, वो सभी लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। और साथ ही में यदि आप वीडियो को लाइक नहीं करते हो तो वीडियो को लाइक भी आप कर दिया करें, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो आप सभी लोगों के लिए रहती है और काफ़ी ज़्यादा समय और मेहनत भी लगता है। तो इसीलिए आप वीडियो को लाइक करके सपोर्ट जरूर दिखाया करें, ठीक है, ताकि हम आपको इसी प्रकार से और भी इम्पोर्टेंट चीज़ों को लाते रहें। और साथ ही में यहाँ पर जितने भी लोग जुड़े हुए हैं उनसे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जिसके पास भी अगर पेपर है तो आप पेपर भेज सकते हो, यानी कि प्रीवियस ईयर पेपर अगर आपके पास है तो भेज सकते हो। वैसे मैं कराऊंगा ही, लेकिन आप भेजना चाहो तो व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हो, वहाँ से मैं उसका सोल्यूशन करा दूंगा। और साथ ही में मॉडल पेपर वगैरह जो भी आप चाहते हो उसको सोल्यूशन अगर आप लोग प्राप्त करना चाहते हो तो आप भेज दीजिएगा व्हाट्सएप पर, और उसकी वीडियो बनाने के साथ ही मैं उसका सोल्यूशन आपको करवा दूंगा, ठीक है। तो क्वेश्चन अगला आपका इसमें जो इंपॉर्टेंट हो जाता है कि मानव शुक्राणु का नामांकित चित्र बनाइए। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है और अभी तक हम लोगों ने 2-3 चित्रों को कर लिया है इस सीरीज में, और उससे पहले की सीरीज में भी हम लोगों ने किया था। लेकिन जितने भी इंपॉर्टेंट आपके डायग्राम है उनको भी मैं साथ साथ में आपको बताते हुए चल रहा हूँ, जो कि आपके एग्जाम में आ सकते हैं। उन सारे डायग्राम को मैं आपको बता दे रहा हूँ, ताकि आप लोग तैयार करते रहना डायग्राम को भी, क्योंकि ये भी आपके इंपॉर्टेंट होते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, डायग्राम जो आपका इसलिए इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि अगर लिखने में आप थोड़ा बहुत ऊपर सही लेकर के नीचे थोड़ा बहुत अगर अपने मन से कुछ भी बना करके लिख सकते हो, लेकिन डायग्राम आपका बिल्कुल सही होना चाहिए, तो आपको पूरे पूरे मार्क्स मिलेंगे। तो डायग्राम मानव शुक्राणु का इस प्रकार से होता है, जिसमें सबसे पहले जो इस प्रकार से ये वाला भाग होता है, उभरा हुआ भाग, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग हेड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हेड बोलते हैं। बीच में जो आपका ये होता है यहाँ पर जो गले के जैसा मतलब पतला होता है हेड के बाद में, इसको हम लोग नेक बोलते हैं, यानी कि गला बोलते हैं। और फिर ये वाला पार्ट आपका मिडिल पार्ट कहलाता है, यानी कि मध्य भाग। और जो लास्ट वाला जो इस प्रकार से पूंछ जैसी संरचना होती है, इसको हम लोग टेल बोलते हैं। मतलब समझने के लिए आप इस प्रकार से बोल सकते हो। तो इस प्रकार से आपका कह सकते हो आप 4 पार्ट में आपका होता है। तो आपका जो हेड होता है, हेड में क्या क्या चीजें होती हैं ये समझ लेते हैं। हेड में आपका सबसे पहले आपका केंद्रक होता है। केंद्रक जानते हैं आप लोग, यन होता है, क्योंकि आपका नर युग्मक है, तो नर युग्मक का केंद्रक जो आपका होता है वो यन होता है। तो ये आपका नर युग्मक हो गया, यानी कि केंद्रक हो गया, तो केंद्रक आपका यन होता है। केंद्रक के ऊपर आपका होता है एक्रोसोम, इस प्रकार से, इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले हेड वाले पार्ट में यही चीजें होती हैं। पहला आपका होता है केंद्रक और दूसरा आपका होता है एक्रोसोम। इसको आप लोग याद करेंगे तो फिर आपको आराम से बनाने में आसानी होगी, और 2-3 बार आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा घर पे, ठीक है। उसके बाद फिर आपका नेक वाला पार्ट होता है, यानी कि जो गला होता है, इसमें आपकी 2 चीजें होती हैं, 2 बिंदु होते हैं। पहले वाला बिंदु जो आपका इधर की ओर होता है इसको हम बोलते हैं समीपस्थ तार केंद्र, और दूसरा वाला जो होता है दूरस्थ तांत केंद्र। तो इस प्रकार से 2 बिंदु होते हैं, पहला आपका होता है समीपस्थ तार केंद्र, दूसरा आपका होता है दूरस्थ तार केंद्र। तो इस प्रकार से 2 बिंदु हो गए। फिर आपका जो मिडिल पार्ट होता है, मिडिल पार्ट में आपका माइटोकॉन्ड्रिया होता है। इस प्रकार से आप इस प्रकार से बना सकते हो, डायग्राम देख करके आराम से बुक से या फिर कहीं से भी देख कर आराम से बना सकते हो। तो इस प्रकार से आपका बीच वाला पार्ट आपका माइटोकॉन्ड्रिया होता है, और नीचे आपकी टेल होती है, इसको पूंछ बोलते हैं। कोई इसमें और कुछ बनाना नहीं, जितना बनाना था उतना मैंने आपको बता दिया है। ये आपका शुक्राणु की संरचना होती है, इसको आप लोग अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा और ढंग से बनाइएगा, ठीक है। अच्छे तरीके से जितना आप अच्छा बना ले जाओगे आपको उतने ही अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो इसको भी आप समझ गए होंगे, तो इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए, बना लीजिए, और फिर हम लोग अगले पेज पे बढ़ते हैं और भी प्रश्नों को देखते हैं। और साथ ही में यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिया करें। और साथ ही में वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दिया करें, ताकि अधिक से अधिक लोग आ जाएं, तो और भी अच्छा लगेगा इसी प्रकार से और भी कंटेंट को आप लोगों के लिए लाने में। क्योंकि जब अधिक लोग होते हैं तो और अच्छा ही लगता है सारी चीज़ों को करने में। तो इसीलिए आप लोग सभी लोग वीडियो को लाइक करने के साथ में वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। फिर हम लोग अगले पेज पर आ जाते हैं और इम्पोर्टेंट प्रश्नों को देख लेते हैं। अगला जो आपका इसमें इम्पोर्टेंट प्रश्न हो जाता है, आपका हो जाता है कि नर मानव में वृषण जो आपका होता है वो उदर गुहा के बाहर क्यों होते हैं। क्वेश्चन आपका अक्सर 2 नंबर में आता है कि जो नर मानव होता है इसमें जो वृषण होता है उसका उदर गुहा के बाहर आखिर क्यों उपस्थित होते हैं, उनका क्या रीजन होता है, ये चीज आपको इसमें बताना है। बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको इसका रीजन बताऊंगा कि जो नर मानव होते हैं, नर मानव में जो वृषण होते हैं वो शरीर से बाहर वृषण कोश में उपस्थित होते हैं। इसका रीजन क्या है आइए समझते हैं। तो रीजन आप बताएंगे कि विषण कोश का जो तापमान होता है वो शरीर के तापमान से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम होता है, जिस पर शुक्राणुओं का निर्माण होता है। ये चीज आपको यहाँ पर समझना है कि जो नर मानव होता है, नर मानव में विषण जो आपका होता है शरीर से बाहर
वृषण कोश में उपस्थित होते हैं। अब क्यों उपस्थित होते हैं, तो मैंने आपको बताया है कि जो वृषण कोश होता है उसका तापमान शरीर के तापमान से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम होता है, जिस पर शुक्राणु का निर्माण होता है। अब शरीर का जो तापमान होता है अधिक होता है, इसी वजह से वहां पर शुक्राणु का निर्माण हो पाना संभव नहीं है। इसी वजह से जन्म के समय जो जो आपका वृषण होता है वह आपका कह सकते हैं अपने मूल स्थान से हट करके वृषण कोश में आ जाता है, जहाँ पर तापमान शरीर से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम होता है और वहाँ पर शुक्राणु का पूरी तरीके से निर्माण होता है। तो यही चीज़ आपको इसमें समझना था और यही चीज़ आपको यहाँ पे लिखना भी है। तो एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ आंसर, आप लोग नोट कर लीजिएगा कि नर मानव वृषण शरीर से बाहर वृषण कोश में उपस्थित होते हैं। वृषण कोश का तापमान शरीर के तापमान से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम होता है, जिस पर शुक्राणु का निर्माण होता है। शरीर का तापमान अधिक होने के कारण शरीर के अंदर शुक्राणु का निर्माण संभव नहीं है। अतः जन्म के समय आपका जो वृषण होता है वो अपने मूल स्थान से हट करके वृषण कोश में चले आते हैं। इस प्रकार से आपको समझ में आ गया होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको तैयार कर लीजिएगा। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। अगला जो प्रश्न है ये भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये दोनों प्रश्न यानी कि इसमें जो दो प्रश्न है, पहला आपका क्या है शुक्र जनन। शुक्र जनन को हम लोग शुक्राणु जनन भी बोलते हैं और दूसरा आपका है अंड जनन। तो ये शुक्र जनन या फिर शुक्राणु जनन या फिर आपका जो अंड जनन होता है ये आपका अलग अलग आ सकता है। शुक्राणु जनन इसको हम शुक्र जनन बोलते हैं, आपका अलग आ सकता है और अंड जनन भी आपका अलग आ सकता है और ये साथ में भी आ सकते हैं अंतर में। तो इस प्रकार से मैंने आपको दोनों बता दूंगा मैं यहाँ पर, ताकि दोनों आप लोग तैयार कर लो। अगर अलग अलग आएगा तब भी आप लोग कर ले जाओगे, अगर एक साथ में आ गया तब भी आप कर ले जाओगे। तो क्वेश्चन यही है इसमें कि हम लोग को सबसे पहले शुक्र जनन और अंड जनन में अंतर बताना है, उसके बाद फिर उसमें समानताओं के बारे में बताना है। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि शुक्राणु जनन और अंडाणु जनन में क्या अंतर होता है। तो यहाँ पर आप लोग शुक्राणु जनन में बताएंगे कि यह जो प्रक्रिया होती है वो वृषण में होती है, जैसे कि आप लोग सभी जानते ही हैं शुक्राणु का निर्माण वृषण में होता है। तो इसीलिए आप बताएंगे कि शुक्राणु जनन की जो प्रक्रिया होगी वो वृषण में होती है। वहीं पर अंडाणु जनन की प्रक्रिया आपकी अंडाशय में होती है, ये चीज भी आपको पहले से पता होगी। शुक्राणु जनन की जो प्रावस्था होती है वो छोटी होती है, यानी कि इसमें जो वृद्धि प्रावस्था होती है शुक्राणु जनन की वो छोटी होती है, लेकिन जो अंडाणु जनन की प्रावस्था होती है वृद्धि प्रावस्था वो बहुत लंबी होती है। तो ये क्या हो गए आपके डिफरेंस हो गए, यानी कि अंतर हो गए। तीसरा पॉइंट आप बताएंगे कि एक प्राथमिक शुक्राणु कोशिका से 4 अग्रज शुक्राणुओं का निर्माण होता है, यानी कि एक प्राथमिक शुक्राणु कोशिका से अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा 4 अग्रज शुक्राणु का निर्माण होता है। लेकिन वहीं पर यदि हम लोग अंडाणु जनन की बात करेंगे तो प्राथमिक अंडाणु कोशिका से एक अंडाणु का निर्माण होता है और 2 या 3 ध्रुवीयकाएं का निर्माण होता है। वैसे तो यहाँ पर भी 4 बनते हैं, लेकिन 3 तुरंत ही नष्ट हो जाते हैं और केवल एक ही अंडाणु यहाँ पर बचता है। तो इस प्रकार से अंतर तो आप लोगों ने समझ लिया शुक्राणु जनन और अंडाणु जनन में क्या होता है। अब इसमें क्या समानताएं होती है उसके बारे में भी आइए समझ लेते हैं। तो समानताएं में आप लोग बताएंगे कि शुक्राणु जनन और अंडाणु जनन में समानताएं आप लोग हेडिंग लगाओगे फिर लिखना स्टार्ट करोगे कि दोनों क्रियाएं 3 प्रावस्था में पूर्ण होती हैं। पहला आपका होता है गुणन प्रावस्था, दूसरा आपका होता है वृद्धि प्रावस्था, तीसरा आपका होता है परिपक्वन प्रावस्था। अब ये तीनों प्रावस्थाएं बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं और तीनों को यदि आप लिखोगे ना तो ये आपका दीर्घ का क्वेश्चन बन जाएगा, जो कि हम लोग जब दीर्घ में करेंगे तो इन तीनों प्रावस्थाओं को आपको मैं बताऊंगा। और यहाँ पर दोनों में होता है, यानी कि शुक्राणु जनन में भी ये तीनों प्रावस्थाएं होती हैं और अंडाणु जनन में भी ये तीनों प्रावस्थाएं आपकी होती हैं। तो इस प्रकार से आप समझ गए होंगे कि शुक्राणु जनन और अंडाणु जनन में क्या समानता होती है। दूसरी समानता में आप बताएंगे कि दोनों क्रियाओं में मुख्य भूमिका आपकी अर्धसूत्री विभाजन की होती है। तो इस प्रकार से शुक्राणु जनन और अंडाणु जनन में क्या अंतर होता है, क्या समानता होती है, मैंने आपको समझा दिया है। नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए। और फिर हम लोग को इस वीडियो में इतने प्रश्नों को करना था और इतने प्रश्न आप लोग मैं उम्मीद करूँगा कि आज के आज ही आप लोग तैयार कर लेना और साथ में इसको भी टॉपर को ज्वाइन करना होगा वो लोग ज्वाइन कर सकते हैं। और यहाँ तक आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल भी करना न मत भूलिएगा। और फिर हम लोग मिलेंगे, शाम में भी मिलेंगे क्योंकि वहाँ पर हम लोग को लाइव आना है और वहाँ पर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप लोग वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।